नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए 11th क्लास, आज हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ये मैं बताना चाहूँगा अभी आपको अगर नहीं पता तो। देखिए ये जो मार्कर है, ये मार्कर मैंने 12 रुपये का ख़रीदा है। मान लो 12 रुपये का अगर मैं कोई मार्कर खरीदता हूँ, क्या मैं 12 रुपये का दोबारा बेच पाऊँगा? मैंने इसको यूज़ करा, लिखा अभी और काफ़ी टाइम से लिख रहा हूँ, तो क्या ये 12 रुपये का बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। तो कोई चीज़ अगर आप 12 रुपये में ख़रीदते हो और मान लो कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, 1 मंथ बाद अगर मैं इस मार्कर को बेचना चाहूँ तो कोई 2 रुपये भी नहीं देगा या 2 रुपये दे देगा तो बहुत बढ़िया है ना। तो ये जो क्या हुआ, इस जो मार्कर की कॉस्ट थी पहले कितने रुपए? 12 रुपये। 12 से कितनी हो गई? 2 रुपये। तो ये कितने टाइम पे हुई? 1 महीने बाद। मैं मान के चलता हूँ कि ये 1 मंथ तक काम करेगा 1 मंथ के बाद ये ख़राब हो जाता है। तो ख़राब चीज़ की कीमत अगर मुझे 2 रुपये मिल रही है तो ये 10 रुपये जो हुआ ये क्या है मेरे लिए? लॉस कहोगे। और इस लॉस को मैं कहूँ कि ये डेप्रिसिएशन है। तो क्योंकि ये लॉस को लॉस इसको कहते हैं जब मैं कम की खरीद कर, मतलब ज़्यादा की खरीद कर कम में बेचूं और कम में बेचूं। मतलब जैसे कि 10 का खरीद के मैं बेचता 12 का, लेकिन मेरा कोई बिजनेस नहीं है इस चीज़ का, मैंने इसको यूज़ किया है। अगर यूज़ किया तो उसे मैं लॉस नहीं बोलूँगा, उसको मैं डेप्रिसिएशन बोलूँगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू में कमी आ जाए। किसकी वैल्यू में? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाना। मान लो आपने एक कार खरीदी। कार जब खरीदते हैं तो उसकी एस्टिमेटेड एक लाइफ होती है, कोई ना कोई एक लाइफ होगी, 10 साल 15 साल। तो उसकी उस लाइफ के बाद उसकी कोई एक ऐसी वैल्यू रह जाती है जो मतलब वो बेकार सी वैल्यू, उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती, उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो बिल्कुल निल के बराबर, निल तो नहीं कह सकते, मतलब उसकी जो बॉडी बचेगी उसकी वैल्यू होती है। ठीक है। एक कौन आता है, कबड्डी वाला आता है, कार ले जाता है, बोलता है कितनी वैल्यू लगेगी इसकी, तो उसे हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू का मतलब जितने में आपने वो खरीदी है। फिर उसमें होती है कि स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है। और इसकी एक एस्टिमेटेड लाइफ जरूर होगी, एस्टिमेटेड लाइफ जरूर होगी। एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब है उस चीज़ की कुछ ना कुछ एक लाइफ है कि इस लाइफ तक ये अच्छे से परफॉर्म करेगा, उसके बाद ये परफॉर्म करना बंद कर देगा या कम परफॉर्म करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा, ऐसा होता है। तो कॉस्ट वैल्यू का मतलब, मान लो आपने एक कार खरीदी 8 लाख रुपए की। ठीक है। और आपने अज्यूम कर लिया कि ये 10 साल तक बड़े आराम से काम करेगी, और 10 साल बाद इस कार को आप कितने में बेच देते हो? मान लो 50,000 में बिक गई। ठीक है। 8 लाख की कार 10 साल बाद 50,000 की बिक गई, या 1,50,000 मान लो। ठीक है। 1,50,000 मान लो। तो देखो 1,50,000 और ये 8 लाख के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा। वो डेप्रिसिएशन आपने कितने साल में लगाया होगा? 10 साल में लगाया होगा। इसीलिए डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट कितनी है? 8 लाख रुपए माइनस 1,50,000 और डिवाइडेड बाय 10, तो ये 6,50,000 डिवाइडेड बाय 10, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आप 65,000 रुपये हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो कार पे। 65,000 रुपये हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है। तो ये एक क्या है, क्वेश्चन की तरह ही हो गया। एक तरीके से आपका क्वेश्चन भी ऐसा आएगा
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू में जब कमी आती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट वैल्यू होती है उसकी, कुछ उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी और एक एस्टिमेटेड लाइफ होगी। अच्छा, डेप्रिसिएशन लगता क्यों है आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन हमेशा यूज़ करोगे तो कांस्टेंट यूज़, उस मशीन का हमेशा यूज़ करोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। या तो फिर वो बहुत पुरानी हो गई है, टाइम पीरियड बीत गया उसका, तब लगेगा। ऑब्सोलेंस हो गया, ऑब्सोलेंस का मतलब चलन से बाहर हो गई है, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो टूट फूट हो गई, गिर गई, टूट गई कहीं से, तो इस वजह से हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू विच फ्लो, क्या कहते हैं उसको, फॉल, तो विच वैल्यू फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, मतलब वैल्यू की जो असेट्स है ना उसकी वैल्यू में कमी आई ड्यू टू यूजेस, मशीन को यूज़ करने की वजह से, ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ड्यू टू टाइम पीरियड, मतलब टाइम जो बीत गया, ठीक है, एफ्लेक्स ऑफ टाइम। तो इस तरह से आपको, इस तरीके से आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को पढ़ना है। तो ये डेप्रिसिएशन, कॉस्ट वैल्यू आपको याद रखना है, स्क्रैप वैल्यू याद रखना है, एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। अब हो सकता है परसेंटेज भी दिया हो, मान लो अगर आपको परसेंटेज दिया होगा 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। 4000 हर साल आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता, 4000 होगा ना, 2 जीरो कट जाएंगे, 8 पर 40, हाँ नहीं 40,000 रुपये हो जाएगा, 4,000 नहीं 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये हर महीने डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन समझ आया तो मैं आपको इसका डेप्रिसिएशन को अकाउंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, देखो डेप्रिसिएशन एक तरीके से नुकसान है, तो उसको हम यूँ पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, जिस असेट्स पे वो डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बदले आपको कैश वैश नहीं देना पड़ रहा, वो अपने आप वैल्यू में कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। फिर उसके बाद अगर ये डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करना पड़ता है, हमें ट्रांसफर कहाँ करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब कोई एसेट सेल वेल करेंगे तो अभी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अगर ये जनरल एंट्री समझ आए तो इसके बाद मैं आपको अकाउंट बताता हूँ। जैसे किसी भी एसेट्स में अकाउंट बना हुआ है, किसी भी एसेट्स का जब डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन करोगे तो उसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेट डालेंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मशीन की, खरीदी होगी आपने, जब एक तारीख होगी जिस तारीख को आपने मशीन खरीदी होगी, मान लो 1 अप्रैल को ही खरीदी है 2016 में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक लिखोगे, टू बैंक लिखोगे, जितने की मशीन आपने खरीदी है, मान लो 8 लाख की खरीदी है, ठीक है, 8 लाख की मशीन होगी, या वो कार जो थी, वो कार का एग्जाम्पल। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगा था आपका, कितना लगा था, 65,000। तो डेप्रिसिएशन जो लगा था, वो डेप्रिसिएशन लगा कब होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लो अगर कैलेंडर ईयर है तो दिसंबर में लगा होगा, और फाइनेंशियल ईयर है तो मार्च में लगा होगा। तो फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं, यहाँ पे 31 मार्च में आपका डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो 2016 से 2017 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लिखोगे, 65,000 लगा था, 65,000 लिख देना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई है, सिर्फ कितनी, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस सीडी, 65,000 माइनस करके, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस सीडी, तो 7,35,000 इसकी वैल्यू रह गई। कौन से ईयर के लिए, 1 अप्रैल 2017 के लिए। 17 तक इसकी वैल्यू कितनी थी,
7,35,000। यहाँ पे 8 लाख लिख लेना मिल जाएगा, यहाँ पर भी लिख लेना 8 लाख। जब इसको न्यू ईयर में ट्रांसफर करोगे यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस, CD का BD हो जाएगा 7,35,000। अब 7,35,000 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर, डेप्रिसिएशन लगाओ, लाओ यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन कितना 65,000 बाय बैलेंस, फिर से वही बैलेंस बचेगा, बैलेंस CD कितना बचा 65,000 रुपये और कम हो गए है ना। तो 73 में से 65 और सॉरी इसमें से इसको माइनस कर दो, 7,35,000 माइनस 65,000 0 7, तो 6,70,000 बच गया। तो यहाँ पे 6,70,000 ठीक है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर जाएगा, नेक्स्ट ईयर में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा 10 साल तक। 10 साल तक प्रोसेस चलता रहेगा। 10 साल बाद जो भी इसको अगर बेचना खरीदना है तो बेच दोगे, दूसरी कोई मशीन खरीद लोगे। हो सकता है बीच में भी बिक जाए, बीच में भी बिक सकती है, तो आप बीच में भी सेल कर सकते हो उस मशीन को, या जो भी होगा क्वेश्चन में दिया होगा आपको, ठीक है। तो क्या हमें 10 साल तक बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको क्वेश्चन में जितने साल का दिया होगा उतने साल का बनाना। 10 साल का भी नहीं देगा, 4 साल 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल देते हैं। 5 साल भी दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं, 4 साल तक, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर मैं और बताता हूँ। देखिए डेप्रिसिएशन के बारे में तो आप समझ चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं इसके बारे में पहले डेफिनेशन में बता दो थोड़ी बहुत। डेफिनेशन आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पे कई सारी डेफिनेशन दे रखी हैं, ये DK गोयल किताब है, आपके पास जो भी किताब हो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग क्या दिया, इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन एसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड नेचर। फिक्स्ड नेचर की एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन अगर देखा जाए तो। नीडेड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, सम एग्जांपल सच एज आर बिल्डिंग, प्लांट्स, मोटर्स, ये सब आपको पता है। फिर उसकी क्या बोला है यहाँ पे, these assets have a definite span of a life। span of life का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है, कि किसी की लाइफ इतनी चल सकती है, इतनी ही चलेगी। मतलब जैसे हमारी लाइफ, स्पैन ऑफ लाइफ कितनी है, 80 ईयर्स है या 60 ईयर्स है, जो भी है, हर एक चीज़ की एक स्पैन ऑफ लाइफ होगी, मतलब जीने की लाइफ, मतलब काम करने तक की लाइफ कह सकते हो। तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब की लाइफ अलग अलग है। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ एंड यूटिलिटी ऑफ सच एसेट्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज एंड एक्सपायरी ऑफ द टाइम्स इज टर्म एज द डेप्रिसिएशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इसका यूज़ करना, कांस्टेंट यूज़ करना, एक टाइम पीरियड तक उसकी वैल्यू में कमी आना ही डेप्रिसिएशन है। कुछ डेफिनेशन यहाँ पे दे रखे हैं। डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज। ये दिया है, R.N. कार्टर ने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे बोला डेप्रिसिएशन में भी डिफाइन एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिन्यूशन इन द क्वालिटी। मतलब सबकी डेफिनेशन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। सबकी डेफिनेशन क्या होगी, सेम होगी, मीनिंग सेम होगा, बस थोड़ा सा वर्ड्स का हेरफेर होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। मैं कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन बता देता हूँ। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। अच्छा, इससे पहले स्पेशल फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओनली फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा, लेकिन कुछ एसेट्स को छोड़कर, जैसे कि लैंड के एसेट्स पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती है, घटती नहीं है, ठीक है। फिर सच एज द फॉल ऑफ द परमानेंट नेचर, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू परमानेंट फॉल होना ही होना है, गिरना ही है। वंस द वैल्यू ऑफ एन एसेट रिड्यूस ड्यू टू द डेप्रिसिएशन, इट कैन नॉट बी रिस्टोर इट्स ओरिजिनल वैल्यू। एक बार जब आप इसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू कमी हो गई, तो दोबारा से ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं ला सकते आप। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने एक शोरूम से कार निकाल ली है 8 लाख रुपए की, उसको अगर दोबारा से आप 8 लाख की बेचना चाहो तो नहीं बिकने वाली, ठीक है। ये बोला हुआ है इन्होंने। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ द वैल्यूएशंस ऑफ एन एसेट्स, बट प्रोसेस ऑफ द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स टू इट्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ लाइफ। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन से प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन नहीं है,
कि मैं इस असेट्स की वैल्यू लगा रहा हूँ इतनी होगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि जब मैं कोई इस असेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ तो इसके लिए एक नई एसेट्स खरीदने का भी प्रावधान कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चलेगा कि इसकी लाइफ इतनी और इतनी रह गई है, तो इतना पैसा हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से हम पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें क्या करते हैं, प्रोविजन के लिए पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है। इट डिक्रीज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का कोई कमी नहीं। मान लो कोई एसेट्स अभी 1 लाख की है और जब आपने खरीदी तो 75,000 की थी, तो मार्केट वैल्यू में कमी नहीं आएगी, सिर्फ बुक वैल्यू से ही काउंट किया जाएगा। ठीक है। इट इज एन नॉन कैश एक्सपेंस। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, याद रखना। नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब इस पर आपको कैश नहीं देना पड़ता। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कॉजेज क्या हैं? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? तो पहला कांस्टेंट यूज। अगर किसी भी चीज़ का कांस्टेंट यूज होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा और वो वैल्यू घिसेगी, कमी आएगी उसकी वैल्यू में। बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, उस वैल्यू की टाइम मतलब एक्सपायर हो गया हो। ठीक है। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। कुछ लीगल राइट्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको कानूनी तौर से क्या लेना पड़ता है, राइट्स लेने पड़ते हैं उसको यूज़ करने के लिए, तो वो भी क्या है, डेप्रिसिएशन है। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि कोई जब नई चीज़ें आ जाती है तो उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। तो कोई मान लो ये बल्ब है, ये एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब जब आ गए तो उसके जो दूसरा एक बल्ब आता था उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब उसको कोई पूछ ही नहीं रहा आजकल, है ना। बाय एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया हो। बाय डिप्लेशन। डिप्लेशन एक वर्ड है जो माइंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता होता है, डेप्रिसिएशन के लिए, लेकिन किसके लिए यूज़ किया जाता है, माइंस वगैरह। माइंस मतलब कोयले की खान, सोने की खान, इन सब के लिए, पेट्रोलियम के लिए। और परमानेंट फॉल इन द प्राइस। मार्केट में जो प्राइस होता है उसकी वैल्यू में भी कमी आती है। ठीक है। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का एक तरीके से कॉजेस। नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है इसकी? डेप्रिसिएशन की ज़रूरत है फॉर असेंडिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करोगे तो उसमें उस जो असेट्स है ना उसकी वैल्यू कम हो रही है वो भी दिखाओगे, तो इसका मतलब क्या है, वो खर्चा है, तो वो खर्चा माइनस हो जाएगा तो प्रॉफिट आपका कम दिखेगा या प्रॉफिट आपका सही दिखेगा। फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का सही व्यू दिखाना। मान लो कोई असेट से आपने 8 लाख की 8 लाख दिखाते जा रहे हो जबकि उसकी वैल्यू 8 लाख है ही नहीं, तो ये फाइनेंशियल जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन होगी इसमें आपको क्या पता चलेगा कि वैल्यू हमारी असेट्स की वैल्यू 8 लाख है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत कम है, या मार्केट में कम नहीं, मार्केट में तो ज़्यादा ही होगी, लेकिन अब उसकी मतलब इस टाइम तक वैल्यू बिल्कुल नील हो गई है, लेकिन आपने कितने की दिखा रखी है, 8 लाख, उससे भी फर्क पड़ेगा। असरनेट द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। बिल्कुल, जब कॉस्ट प्रोडक्शन करते हैं ना किसी चीज़ का जब प्रोडक्शन करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो असेट्स जितना भी ये यूज़ हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक तरीके से लॉस है, तो उस लॉस को उसमें दिखाया जाता है कि इतना हमने मशीन भी इस्तेमाल करी है, उसका भी कॉस्ट इसमें ऐड करो, तो सही कॉस्ट निकल आती है किसी प्रोडक्ट की। तो प्रोवाइड द फंड ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे पता है कि ये इतने दिन तक ख़त्म होनी है कोई एसेट्स, तो क्या करेंगे, उसके लिए अलग से फंड बनाते चले जाएंगे। टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ कैपिटल। मतलब कैपिटल जो होते हैं उस कैपिटल से कुछ पैसा हम प्रॉफिट से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल से कुछ पैसा प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे इसके लिए, असेट्स के लिए। फॉर अवॉइडिंग द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम ज़्यादा होगी, टैक्स ज़्यादा होगा, तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा दिखाएंगे, या कोई भी चीज़ खर्चे ज़्यादा दिखाओगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये अदर कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो भी आप पढ़ लेंगे। तो इसके बाद मेथड्स आपको बता दूं, इसके मेथड हैं, वैसे तो यहाँ पे 8 मेथड दे रखे हैं बुक में, 8 मेथड दिए हुए हैं, लेकिन आपको सारे मेथड नहीं पढ़ने, सिर्फ कुछ मेथड पढ़ने। जैसे कि इसमें दे रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये 2 मेथड हमें पढ़ने हैं बस। एनयूटी मेथड नहीं पढ़ना, डेप्रिसिएशन फंड मेथड नहीं पढ़ना, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवोल्यूशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, ये सारे मेथड नहीं पढ़ने हैं आपको, सिर्फ ये पढ़ना है आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड और
स्ट्रेट लाइन मेथड के बाद आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो ये मेथड के जो क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, समझा देता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में भी हमने क्वेश्चन किया था, उस पर हम क्या कर रहे थे, एक डेप्रिसिएशन, पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हैं हर साल, उसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। एक जैसा डेप्रिसिएशन पूरे साल लगता रहेगा, हर एक साल लगेगा, उसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब उस पर डेप्रिसिएशन क्या होगा, चेंज होके लगेगा, वो जो लास्ट की वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चनों को करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।